नमस्कार दोस्तों क्या आप काले जादू पे विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हो तो आज की स्टोरी आपके लिए ही है, क्योंकि आज का इंसिडेंट जब आप सुनोगे तो आप भी काले जादू पे विश्वास करने लग जाओगे। काला जादू बेसिकली कोई और नहीं करवाता है, कोई अपने जान पहचान का या फिर अपने कोई फैमिली मेंबर ही अपने ऊपर करवाता है, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, यही ये सारी चीजें करवाते हैं। किसी भी छोटे जलन की वजह से ऐसे काले जादू वगैरह करवा देते हैं। उसके बाद में ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस इंसान पे हम काला जादू कर रहे हैं वो इंसान कोई दूसरा नहीं, कोई पराया नहीं, बल्कि अपना ही है। वो ये चीज भी नहीं सोचते हैं कि किसी इंसान पे ऐसी चीजें करने से उस इंसान की जिंदगी खराब हो सकती है। और कई बार तो लोग ऐसा काला जादू, ऐसी तंत्र क्रिया, ऐसी मारण क्रियाएं करवा देते हैं जिसके बाद में अगले इंसान की जान भी चली जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है आज के इंसिडेंट में, जहाँ पे राजस्थान की रहने वाली मधु के साथ में ये सारी चीजें हुई, जहां पे उसके किसी अपने ने ही उसके ऊपर काला जादू करवा दिया। काला जादू करवाने के बाद में उसके ऊपर एक प्रेत की, एक शैतान की एंटिटी छोड़ी गई उसको मारने के लिए, यानी उसके ऊपर एक मारण क्रिया करवाई गई थी। लेकिन वो प्रेत उसको मारने के बजाय वो उसको पसंद करने लग जाता है और वो उसको मारना तो चाहता था, लेकिन मारने से पहले वो प्रेत मधु के साथ में कितनी दरिंदगी, कितनी भयानक चीजें उसके साथ में करता है, यहाँ तक कि उसके साथ में इंटीमेट भी होता है। जब आप ये सारी चीजें सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक होने वाली है, तो स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। और मेरी आवाज सुन के आपको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत पिछले दिनों से कुछ खराब चल रही है। मेरे को थोड़ा सा वायरल बुखार हो गया है, तो थोड़ा सा आप मेरे को मैनेज करने की कोशिश करें। मेरी अगर नरेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए एक दिन भी वीडियो मिस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की स्टोरी हमारे साथ रिया ने शेयर की है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो रिया के पड़ोस में रहने वाली, यानी रिया की बेस्ट फ्रेंड, रिया की दोस्त बहन जैसी लड़की मधु के साथ में हुआ है, जो बेसिकली राजस्थान के जोधपुर जिले से बिलोंग करती हैं। रिया ने हमें बताया जब ये इंसिडेंट मधु के साथ में शुरू हुआ उस टाइम पे 2009 का समय चल रहा था। इनके गांव के बारे में और जो भी इस स्टोरी में कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मधु की फैमिली में उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची और उनके चाचा की एक लड़की भी थी जो मधु की एज के ही थी। खैर, जो इनका घर था वो मिट्टी से बना हुआ था। जो राजस्थान और हरियाणा के लोग होंगे वो इस बात से रिलेट करेंगे। पहले के समय पे चिकनी मिट्टी और जो जानवरों का गोबर होता है उससे घर बनाए जाते थे। तो इनका घर कुछ इस प्रकार से था। इनके घर के अंदर 3 रूम बने हुए थे, कच्चे रूम बने हुए थे मिट्टी से। रूम के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसके अंदर एक चूल्हा बना हुआ था जहाँ पे ये लोग खाना पीना बनाया करते थे। और बाहर एक थोड़ी सी बाउंड्री वगैरह थोड़ी सी बना रखी थी इन्होंने, वो भी मिट्टी से और कुछ पत्थर वगैरह से उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी थी। ये उनका घर था जिसमें एक कमरे में मधु के माता पिता, दूसरे कमरे में उसके चाचा चाची और एक कमरे में उसकी दादी और मधु और जो उसके चाचा की लड़की थी वो उसमें सोया करती थी। और जो मधु के दादाजी हैं वो बाहर आंगन में अपनी खटिया डाल के सोया करते थे। इन्हीं के बाजू में जो रिया है जिन्होंने हमारे साथ में स्टोरी शेयर की है, उन्हीं का घर था। और उनके घर का रिलेशन इनके घर वालों के साथ में बहुत ही अच्छा था। यानी जो मधु के पिताजी हैं वो रिया के पिताजी को अपना धर्म भाई, अपना बड़ा भाई माना करते थे। इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा था। आप इनको एक ही परिवार मान सकते हो, ऐसा रिश्ता इनका था। खैर, रिया ने हमें बताया जब ये इंसिडेंट मधु के साथ में स्टार्ट हुआ उस टाइम पे मधु 12th क्लास में थी। और जो रिया और मधु और जो मधु की चाचा की लड़की थी, ये तीनों एक ही स्कूल में जाया करती थी, एक ही साथ में जाया करती थी, एक ही क्लास में थी। यानी इन्हीं के गांव में एक सरकारी स्कूल था जिसमें ये जाया करती थी। जैसा रिया ने हमें बताया, इनका जो सरकारी स्कूल था वो एक जंगली इलाके में बना हुआ था। जो जंगली एरिया था वो एक सरकारी जमीन थी जहाँ पे वो सरकारी स्कूल बनाया गया था। तो उस स्कूल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जहाँ पे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे थे। खैर, उसी दौरान जैसे ये 12th कर रहे थे तो उसी दौरान जो मधु थी उसकी सगाई भी कर दी जाती है। अक्सर पहले ऐसा ही होता था
कि बचपन में ही लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनकी शादी वगैरह करवा दी जाती थी। तो ऐसे ही मधु की भी जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी सगाई करवा दी जाती है। खैर, एक दिन ये स्कूल में अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे। अक्सर रिया ने हमें बताया कि अक्सर इनके जो स्कूल में जो टीचर थे वो इनके क्लासरूम में नहीं आया करते थे। ज्यादातर जो टीचर थे वो अपने ऑफिस वगैरह में बैठा रहा करते थे। तो रिया ने जैसा बताया, ये ज्यादातर अपने उस ग्राउंड में, जो वो जंगली एरिया था, जो उनके स्कूल का ग्राउंड था, उसमें ज्यादातर ये खेलने लग जाया करते थे। उसी स्कूल के ग्राउंड में एक पीपल का पेड़ था जिसपे इन्होंने एक झूला बनाया हुआ था जहाँ पे ये झूलते थे। वहां पे ये अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करते थे। बहुत रेयर चांस है कि कोई टीचर इनकी क्लास में आ जाता और इनको पढ़ाता। खैर, एक दिन की बात है, रिया, मधु और उसके जो चाचा की लड़की है वो अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे कि अचानक से मधु रिया से बोलती है कि यार चल बाहर चलते हैं, वैसे भी टीचर तो आ नहीं रहा है, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं। तो रिया उसको बोलती कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, 15-20 मिनट के बाद में मैं आती हूँ, इतनी देर तू बाहर चल। तो मधु वहां से बाहर आ जाती है और करीबन 10 से 15 मिनट के बाद में रिया अपना जो भी स्टडी वगैरह है वो करके जब स्कूल के बाहर आती है, अपने ग्राउंड में पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसको मधु कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने ग्राउंड में भी ढूंढ लेती है, उसको चारों तरफ उसको देख लेती है, लेकिन मधु उसको दिखाई नहीं देती है। तो रिया सोचती है कि शायद मधु या तो अपने घर पे चली गई होगी या फिर कहीं बाहर चली गई होगी। इसलिए रिया फिर से अपनी क्लासरूम में आके बैठ जाती है। करीबन आधे घंटे के बाद में मधु इनकी क्लास में जब आती है तो रिया उसको देखती है, तो मधु पता नहीं अजीब सी उसको दिखाई दे रही थी। वो अजीब सी नजरों से रिया को देखे जा रही थी। उसके बाल भी थोड़े खुले खुले से लग रहे थे और वो चुपचाप आके अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो रिया मधु से बोलती है कि तू कहाँ गई थी, मैंने तेरे को कितना ढूंढा, तू मेरे को मिली नहीं। तो मधु उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पे बैठी रहती है और अपनी नीची गर्दन कर लेती है। और उसके बाद में मधु अपना जो सर है वो अपने बैग के ऊपर, यानी जो वो स्कूल का बैग लेके आया करते थे, उसके ऊपर वो अपना सर रखे और वहीं पे सो जाती है। रिया उसको देख के कुछ समझ नहीं पाती है। फिर वो सोचती है कि शायद रिया की जिस लड़के से सगाई हुई है उससे इसकी कोई बात हो गई होगी कॉल वगैरह पे स्कूल में आने से पहले। उसके साथ में शायद इसकी कोई ऐसी बात हो गई होगी, कोई लड़ाई हो गई होगी जिसकी वजह से शायद इसका मूड थोड़ा सा खराब है। तो रिया भी उसको कुछ भी नहीं बोलती है और वो चुपचाप अपनी स्टडी करने लग जाती है। करीबन 15 मिनट का इस समय गुजरता है कि अचानक से जो मधु थी वो जोर जोर से हिलने लग जाती है, यानी उसकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। जब रिया उसको ये सारी चीजें करते हुए देखती है तो रिया थोड़ी सी घबरा जाती है और वो थोड़ा उसको होश में लाने की कोशिश करती है। वो भी उसको थोड़ा सा हिलाती है, लेकिन उसके ही बाद में मधु वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। चिल्लाते चिल्लाते वो अचानक से ऐसे जमीन पे लेट जाती है और वो ऐसे करने लग जाती है जैसे उसको कोई दौरा वगैरह आ गया हो। तो रिया फटाफट अपने टीचर वगैरह के पास में जाती है, अपने ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वो टीचर को सारी चीजें बताती है। तो टीचर जो थे वो इनके घर वालों को कॉल करते हैं, यानी मधु के फैमिली को कॉल करते हैं। मधु के फैमिली वाले, उसके माता पिता, उसके दादा दादी फटाफट से स्कूल में आते हैं और स्कूल में आते ही वो मधु को लेके सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसको वो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दिलाया जाता है। वहां पे कुछ रिपोर्ट वगैरह उसकी करवाई जाती है, लेकिन जो भी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो डॉक्टर भी उनको सिर्फ यही बोलता है कि शायद छोटी मोटी कोई दिक्कत हुई होगी, शायद इसको कोई चक्कर वगैरह आ गया इसलिए ये ऐसे करने लग गई, ऐसी कोई भी दिक्कत इसके साथ में नहीं है। उसके बाद में जो मधु की फैमिली वाले हैं वो मधु को लेके अपने घर पे आ जाते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद में भी मधु के घर वालों ने देखा कि मधु उनको बिल्कुल अजीब सी दिखाई दे रही है, ना तो वो किसी से बात कर रही है और वो चुपचाप अपने रूम में जाके सो गई है। फिर जैसे शाम का समय होता है तो इधर से जो रिया और रिया की मम्मी है वो इनके घर पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, इनका जो परिवार था एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट था। जैसे वो इनके घर पे आते हैं वो भी मिलने के लिए आते हैं। मिलने के लिए जब वो आते हैं तो रिया की मम्मी मधु की मम्मी दादी वगैरह के पास में बैठ जाती है और जो रिया है वो मधु के रूम में जाती है उससे मिलने के लिए। जैसे ही रिया मधु के रूम में जाती है तो वो क्या देखती है, मधु अपनी खटिया पे लेटी हुई है और वो बिल्कुल बेहोश है। उसके मुंह से कुछ झाग वगैरह निकल रहे हैं, उसके मुंह से सफेद सफेद पानी सा निकल रहा है। जब ये रिया ने देखा तो वो फटाफट बाहर आती है और इनके सभी फैमिली वालों को बताती है। सभी फैमिली वाले फिर से मधु के पास में जैसे जाते हैं तो वो उसकी ये हालत देख के वो उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मधु बिल्कुल बेहोश थी और उसके मुंह से कुछ झाग वगैरह निकलते जा रहे थे। तो रात को जो इनके गांव से कुछ दूरी पे हॉस्पिटल था जिसमें ये दिन में गए थे वो बंद हो जाता है। तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो मधु को लेके जाएं तो जाएं कहाँ पे।
तो उनके गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था, आप बोल सकते हो झोला छाप, जो भाई ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट, कुछ टेबलेट वगैरह रखते हैं। किसी को बुखार हो गई तो पैरासीटामोल दे दिया, किसी को दर्द हो गया तो दर्द की वो एक टेबलेट रखते थे। जैसे सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो एक टेबलेट दिया करते। या किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो उसको किसी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया करते। ऐसा एक डॉक्टर इनके गाँव में था। तो इनकी फैमिली वालों के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये उसी डॉक्टर के पास में मधु को लेके जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में वो डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, वो बेहोशी का इंजेक्शन मधु को लगा देता है। उसके बाद में जो मधु, उसके मुंह से जो झाग आ रहे थे, वो उसकी बॉडी जो वाइब्रेट हो रही थी वो बंद हो जाती है। और उसके बाद में वो डॉक्टर इनको बोलता है कि कल सुबह जैसे ही हो तो आप इसको हॉस्पिटल में लेके चले जाना। ऐसा कह के ये लोग मधु को अपने घर पे ले आते हैं। खैर पूरी रात मधु को कुछ भी नहीं होता है। जैसे दूसरा दिन होता है, ये लोग फिर से मधु को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद में क्या होना था, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। और अब पूरे गांव में ये बात भी फैलना शुरू हो गई थी कि जो मधु है उसको किसी चीज का दौरा पड़ना स्टार्ट हो गया है। और कई लोग ऐसी बातें भी बनाने लग गए थे कि मधु के अंदर तो कोई भूत प्रेत की आत्मा आ गई है। खैर उसके घर वाले उसको फिर से अपने घर पे लाते हैं। घर पे लाने के बाद में वो दिन भी कैसे न कैसे करके निकल जाता है। जैसे दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन की शाम होती है। शाम को फिर से रिया ने हमें बताया कि रिया की मम्मी और रिया मधु के घर पे आए हुए थे कि अचानक से मधु अपने कमरे से निकल के आती है। जैसे वो कमरे से बाहर निकल के आती है तो जो रिया की मम्मी है वो मधु से बोलती कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ इधर। लेकिन मधु उनकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती है। वो सिर्फ अपनी गर्दन नीचे करके और पता नहीं अजीब सी नजरों से सबको देखे जा रही थी। और वो अब जैसे मैंने आपको बताया, उनके आंगन में एक चूल्हा बना हुआ था, तो वो उस चूल्हे के पास में जाती है। उस चूल्हे के अंदर कुछ आग जली हुई जहाँ पे उन्होंने खाना पीना बनाया हुआ था। तो उसमें जो आग थी, जो उसमें कोयले थे, अचानक से मधु को पता नहीं क्या होता है, वो उस आग को देख के उसकी तरफ अजीब से मुस्कुराहट करने लग जाती है। और थोड़ी देर में जो उसके अंदर वो कोयले थे, जो जले हुए कोयले थे, वो उनको अपने हाथ में पकड़कर और उसको अपने चेहरे के सामने लाके तो एक अजीब सी मुस्कुराहट कर रही थी। उसको बिल्कुल भी कुछ दर्द वगैरह महसूस नहीं हो रहा था, उसका हाथ जल रहा था। जब ये चीज उसकी मम्मी ने देखी तो उसकी मम्मी फटाफट मधु के पास में दौड़ कर जाती है। उसके हाथ से वो कोयला नीचे गिरवाने की कोशिश करती है और इधर से रिया भी मधु को पीछे से पकड़ लेती है। लेकिन मधु को मानो कोई दर्द ही नहीं हो रहा है, उसको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और वहां पे वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसके फैमिली वाले उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज मधु के दादाजी भी देख रहे थे। तो मधु के दादाजी इनकी सभी फैमिली वालों को बोलते हैं कि इस लड़की के साथ में कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है, डॉक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ में कोई ना कोई नेगेटिव चीज है, यानी कोई ऊपरी चीज इसके पीछे लग गई है। इसको किसी तांत्रिक बाबा या किसी पंडित जी के पास में हमें दिखाना चाहिए। तो इधर से जो मधु की चाची थी वो इनके फैमिली वालों को बोलती है कि नहीं, हमें किसी पंडित वगैरह के पास में इसको लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसकी शादी नजदीक आ रही है। किसी को अगर पता चल गया है कि इसके अंदर कोई ऊपरी आत्मा लग गई है, कोई ऊपरी हवा लग गई है, तो इसकी शादी में दिक्कत आ सकती है। वो कैसे न कैसे करके इनके घर वालों को ये चीज बोलती है। तो इसके घर वाले बोलते हैं कि हाँ, इसकी चाची जो बोल रही है वो सही बोल रही है। उसके बाद में इसके घर वाले उसको किसी भी पंडित के पास में नहीं लेके जाते। जैसे तैसे करके वो रात में निकल जाती है। मधु अपने स्कूल में भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं थी। खैर जैसी दूसरी रात आती है तो जैसा मैंने बताया, मधु और जो मधु के चाचा की लड़की थी वो एक ही कमरे में सोया करती थी अपनी दादी के पास में। जैसे ही रात को वो सोए हुए थे तो अचानक से जो मधु की दादी है उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के कारण मधु की दादी की आंखें खुलती हैं। जैसे उनकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या पाती है कि मधु अपने बेड पे नहीं है। जैसे वो देखती है कि मधु अपने बेड पे नहीं है तो उन्होंने सोचा कि शायद मधु टॉयलेट वगैरह करने के लिए बाहर गई होगी। जैसे मधु की दादी बाहर आती है तो वो चारों तरफ देखती है, टॉयलेट वगैरह के पास में भी जाके वो देखती है, लेकिन मधु उनको कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। अब उनको मधु जब कहीं पे भी दिखाई नहीं देती तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट मधु के पापा मम्मी को, उनके चाचा चाची को, यहाँ तक के मधु के दादाजी को भी वो जगाती है। उनको बताती है कि मधु उनको कहीं पे भी नहीं मिल रही है, ना ही वो अपने रूम में है। जब इनके फैमिली वाले ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो भी अचानक से घबरा जाते हैं। रात को मधु अचानक से कहाँ गायब हो गई। कितनी देर में उनको एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब ये आवाज उनको सुनाई देती है तो वो उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां से उनको ये हंसने की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने वहां पे देखा तो इनके जो रूम बने हुए थे, जो इनके कच्चे मकान बने हुए थे, उनके ऊपर टीन वगैरह पहले लगाया करते थे। टीन आप लोग समझते हो, तो लोहे की टीन वगैरह होती है जो कच्चे मकानों पे, कच्चे घरों पे लगाई जाती है। तो जब वो लोग उसकी छत पे देखते हैं तो वहां पे वो क्या पाते हैं, मधु बिल्कुल निर्वस्त्र होके, जो उनके घर हैं
उसकी छत पे बैठी हुई है। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ टिके हुए हैं, जैसे कोई जानवर नहीं होता जिसके चारों पैर नीचे टिके हुए होते हैं। उसी पोजीशन में मधु अपने घर के छत पे बैठी हुई है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल निर्वस्त्र है। और उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल हो गई हैं, उसके बाल खुले हुए हैं। उसकी फैमिली वाले जब उसको देख रहे थे तो वो बिल्कुल भी मधु नहीं लग रही थी। वो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे कोई चुड़ैल आ गई हो, कोई भूतनी आ गई हो, ऐसा उसको दिखने में लग रही थी। तो उसकी फैमिली वाले उसको आवाज लगाते हैं, उसको नीचे आने के लिए बोलते हैं। इतनी देर में जब ये आवाज रिया की फैमिली वालों को सुनाई देती है तो वहां पे रिया के पापा, रिया की मम्मी और रिया भी आ जाते हैं। जब रिया के पापा वहां पे आते हैं, इनकी फैमिली वालों को वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो रिया के पापा उनको बता रहे थे कि मधु इस छत पे बैठी हुई है, अजीब सी हरकतें वो कर रही है। इतनी देर में रिया के पापा बोलते हैं कि कहाँ पे मधु बैठी हुई है। जब मधु के पापा उस छत की तरफ इशारा करते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहां पे मधु है ही नहीं। तो फटाफट सारी चीजें रिया के पापा को बताते हैं। जैसा मैंने बताया वो अपना भाई उनको माना करते थे। ये सारी चीजें उनको बताते हैं कि उन लोगों ने मधु को अपनी छत पे बैठा हुआ देखा था, अचानक से पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गई। तो ये लोग फटाफट दौड़कर और इनके घर के पीछे जाते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद इतनी देर में मधु छत से नीचे कूद गई होगी। जैसे ये घर के पीछे जाते हैं तो वहां पर भी मधु दिखाई नहीं देती है। इतनी देर में इनकी जो फैमिली में जो लेडीज वगैरह थी, इनकी मम्मी वगैरह थी, दादी वगैरह थी, वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती हैं। तो ये आवाज जब गांव वालों को सुनाई देती है तो गांव वाले भी उनके घर के पास में पहुंचते हैं। गांव वालों को भी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है कि मधु इनको नहीं मिल रही है। सभी गांव वाले मधु को ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं कि आखिरकार मधु कहाँ पे गई। और इधर जो इनके घर पे जो माहौल बना हुआ था, जितनी भी महिलाएं थी वो सारी बहुत ही ज्यादा रोने लग रही थी। कितनी देर में जो मधु की दादी है वो मधु के कमरे में जाती है। कमरे में जाके वो अपने बेड पे, अपनी खटिया पे बैठ जाती है जहाँ पे मधु सोया करती थी। वहां पे जब वो बैठती है तो उनको कुछ मधु के जो तकिया होता है उस तकिए के नीचे उनको कुछ चीज दिखाई देती है। जैसे उस तकिए को हटाती है तो वहां पे वो क्या देखती है, उस तकिए के नीचे पीपल के पेड़ की पत्तियां पड़ी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक दो पत्तियां वहां पे पड़ी हुई है, बहुत सारे पीपल के पेड़ के पत्ते वहां पे पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें वो फटाफट बाहर आके और सभी लेडीज को बताती है। तो गांव की जो महिलाएं थी वो उनको बताती है कि हमें ऐसा लगता है कि मधु के साथ में कोई ना कोई ऊपरी चीज लग गई है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। ये सारी चीजें सुन के अब मधु की जो मम्मी है वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। कितनी देर में ये सभी फैमिली वाले देखते हैं कि जो गांव के लोग गए हुए थे, यानी मधु के पापा वगैरह, रिया के पापा वगैरह गए हुए थे, तो वो लोग मधु को अपनी गोद में उठा के ला रहे हैं और मधु बिल्कुल बेहोश हालत में है और मधु के ऊपर एक कपड़ा भी उन्होंने ढक रखा है। जब ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो इधर जो मधु की मम्मी वगैरह थी वो मधु के पापा से पूछते हैं कि आखिरकार मधु आपको कहाँ पे मिली। तो मधु के पापा बताते हैं कि मधु इन्हीं के स्कूल में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बिल्कुल निर्वस्त्र उनको मिली है। जब गांव वाले ये सारी चीजें मधु के घर वालों से पूछते हैं कि आखिरकार मधु वहां पे गई तो गई कैसे, तो मधु के पापा गांव वालों को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि इसकी शाम को हमारे साथ में कुछ लड़ाई हो गई थी, कुछ हमने इसको डांट दिया था, तो शायद हो सकता है इस वजह से ये अकेली वहां पे रूठ कर चली गई हो। लेकिन गांव वाले सारे इस बात को जानते थे कि इसके पापा झूठ बोल रहे हैं, इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। खैर उसके बाद में मधु को अंदर जाके लेटा दिया जाता है। जैसे दूसरा दिन होता है तो मधु के जो दादाजी हैं वो फिर से इनकी फैमिली वालों को बोलते हैं कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी हमें किसी पंडित के पास में दिखाना चाहिए। लेकिन फिर से जो मधु की चाची है वो इन लोगों को फिर से समझाते कि नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बच्ची की शादी बहुत पास आ रही है और ऐसा अगर हम करेंगे तो हो सकता है शायद मधु के ससुराल वालों को पता लग जाए और वो इस शादी से इनकार कर दे। उसके बाद में फिर से ये लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और फिर से ये लोग किसी भी पंडित के पास में नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो मधु के साथ में होने वाला था उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जैसी दूसरी रात होती है, आज जो रिया है वो भी मधु के घर पे ही सोई हुई थी, मधु के पास में ही सोई हुई थी कि रात को अचानक से फिर से मधु की दादी की आंख खुलती है। जैसे उनकी आंख खुलती है तो अब जाहिर सी बात है उनकी नजर सबसे पहले मधु की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मधु के साथ में इतनी सारी चीजें चल रही थी। जैसे उनकी नजर मधु की तरफ पड़ती है, मधु के बेड की तरफ पड़ती है, तो वो क्या पाती है, सभी लोग सोए हुए हैं लेकिन मधु आज फिर से अपने बेड पे नहीं है। फिर से उसकी दादी बहुत ही ज्यादा घबरा के अपने बेड पे बैठती है और जैसी वो खड़ी होती है वो अपने घर में चारों तरफ देखती है, मधु को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मधु फिर से उनके घर पे उनको नहीं मिलती है। और उसके बाद में मधु की दादी फिर से इनके घर वालों को जगाती है, उनको सारी चीजें बताती है कि फिर से मधु गायब हो गई है। लेकिन इस बार मधु की जो फैमिली वाले थे वो किसी भी गांव वालों को कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप रिया के पापा को वहां पे बुलाते हैं
और ये सभी लोग, मधु के पापा, मधु के दादा और मधु के चाचा और रिया के पापा, ये सभी लोग उसी स्कूल की तरफ जाते हैं और इनके साथ में रिया और रिया की मम्मी भी जाती हैं। जैसे ये लोग उस स्कूल में पहुंचते हैं तो ये क्या पाते हैं, फिर से मधु उसी पीपल के पेड़ के नीचे नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई है। और रिया ने जैसे हमें बताया, रिया ने जब मधु को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ खून वगैरह भी निकल रहा था। ये सारी चीजें इनकी फैमिली वाले देखते हैं, फटाफट से उसके शरीर पे वो कुछ कपड़ा वगैरह ढकते हैं और उसको फिर से अपने घर पे लेके आते हैं। जो मधु के साथ में वहां पे जो सारी चीजें चल रही थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो मधु ने रिया को बताया कि उसके साथ में आखिर क्या हो रहा था। जैसा मधु ने रिया को बताया कि जब वो रात को सोती थी तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में पता नहीं उसको क्या होता, किसके वश में वो हो जाती, वो चुपचाप अपने घर से निकल जाती और वो उसी स्कूल में पहुंच जाती। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी चीज महसूस नहीं हो रही थी, वो साफ साफ देख पा रही थी कि वो कहाँ पे जा रही है, वो क्या कर रही है, लेकिन उसके पास में उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता, वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। उसको ना चाहते हुए भी उस डायरेक्शन में अपने आप चली जाती और वहां पे जाने के बाद में वो जैसे उस पेड़ के पास में पहुंचती तो वहां पे उसके सामने एक बहुत ही डरावना और भयानक प्रेत जैसा एक भूत उसके सामने आता और वो उसके सामने आके उसके सारे कपड़े निकालता और वो कपड़े निकालकर वो उनको सारे कपड़ों को खा जाता। ये चीजें सुन के शायद आप लोग भी हैरान हो गए जैसे मैं हुआ था। वो पता नहीं उसके कपड़े भी कैसे खा रहा था, उसके शरीर की कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा था। जो भी कपड़े वो पहना करती थी उनको वो सारे को खा जाता और खाने के बाद में वो मधु के साथ में इंटीमेट होता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। मधु को बहुत ही ज्यादा वहां पे पेन फील होता, लेकिन जैसा मधु ने रिया को बताया उसके अलावा वो प्रेत उसके साथ में कुछ भी नहीं करता। जब तक वो उसके साथ में इंटीमेट होता उस समय वो उसके साथ में और कुछ भी नहीं करता, और जब वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाता उसके बाद में वो मधु का गला दबाता और गला दबाते ही मधु वहां पे बेहोश हो जाती। उसके बाद में मधु को कुछ भी याद नहीं रहता। मधु की जब आंखें खुलती तो वो अपने घर में खुद को पाया करती। ये सारी चीजें जब फिर से मधु के साथ में हुई तब फिर से मधु के दादाजी इनको फिर से बोलते हैं कि मेरी बात तुम लोग मानो, इसको किसी पंडित जी के पास में दिखा दो, नहीं तो शायद इस लड़के के साथ में बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। लेकिन फिर से कैसे न कैसे करके मधु की जो चाची थी फिर से इन लोगों को कन्विंस करती है कि अबे हमें इस लड़की को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी चीजें जो मधु के साथ में हो रही हैं, ये सारी बातें गांव में फैल जाएगी। वो पता नहीं क्यों इनके घर वालों को कन्विंस कर रही थी, इस चीज का किसी को भी नहीं पता था। खैर, अब जैसी अगली रात फिर से आती है, फिर से सेम चीज यही होती है। रात को फिर से मधु उसी स्कूल में जाती है, वहां पे सारी चीजें उसके साथ में होती है। जब इसके घर वाले वहां पे पहुंचते हैं तो फिर से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। अब अगली रात जैसी होती है, ये लोग सारे मधु के पास में ही बैठते हैं। ये लोग पूरी रात नहीं सोते हैं। आज ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मधु फिर से इनके घर से गायब हो जाए। खैर, ये पूरी रात इनकी फैमिली वाले इनके घर में बैठे हुए थे कि इनकी फैमिली वाले अचानक से देखते हैं कि मधु अचानक से वाइब्रेट होने लग गई है और वो कुछ आवाज निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका मुंह पूरी तरीके से बंद है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मधु के जो फैमिली वाले हैं वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, लेकिन मधु अपने होश में नहीं आ रही है। इस दौरान मधु के साथ में क्या चल रहा था वो मैं आप लोगों को बताऊं तो मधु ने रिया को बताया कि जब वो अपने घर में थी और उसकी फैमिली वाले सारे जगे हुए थे तो वो अपने घर से बाहर तो नहीं जा पाती है, लेकिन वो जो प्रेत था वो इसके पास में आता है और इसके साथ में, इसके घर के अंदर इसके साथ में इंटीमेट होता है, शारीरिक संबंध बनाता है और ये बोलने की कोशिश कर रही है, उससे दूर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मधु अपने कंट्रोल से बाहर है, यानी वो उसको अपने से दूर नहीं कर पा रही है। और वो जो प्रेत है वो इनकी फैमिली वालों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जब इंसिडेंट मधु के साथ में आज हुआ तो मधु के दादाजी इनको सभी को, इनके फैमिली वालों को गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम लोगों से मधु को किसी पंडित या बाबा के पास में नहीं ले जाया जा रहा है तो मैं इस लड़के को ले जाके रहूंगा, क्योंकि अब इस लड़की की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है। इतना जब मधु के दादाजी बोलते हैं तो अब मधु के पापा, मधु के चाचा और रिया के पापा भी इस चीज से एग्री कर जाते हैं और वो उसी रात मधु को लेके सभी लोग अपनी बैलगाड़ी वगैरह वो रखा करते थे, वो बैलगाड़ी लेके एक पंडित जी के पास में जाते हैं जो इनके जान पहचान के थे, जो ऐसी चीजों से डील किया करते थे। जब ये लोग वहां पे सभी चले जाते हैं तो पीछे इनके घर पे क्या चल रहा था वो रिया ने हमें बताया। जैसे ये लोग अपने घर से चले जाते हैं तो पीछे से जो मधु की चाची थी वो पता नहीं अपने कमरे के अंदर जाती है, अपनी लड़की के साथ में कुछ वो बातें करती है और बातें करते करते ही जैसे सुबह होती है तो वो अपने हाथ में कुछ सामान वगैरह लेके
और वो अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को लेके इनके घर से चली जाती है। जब ये लोग मधु को लेके अपने घर में आते हैं, घर में आने के बाद में तो जो मधु के दादाजी थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, और थोड़ी देर बाद में इनके पीछे पीछे ही वो पंडित जी अपने चेले वगैरह को लेके, जो उनके साथ में संत महात्मा रहा करते थे, उनको सभी को लेके इनके घर में पहुंचते हैं। घर में आने के बाद में मधु के दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनके घर में एक पूजा की जाती है। करीबन वो 2 से 3 घंटे तक वहां तक पूजा, वो हवन चलता है। हवन कंप्लीट होने के तुरंत बाद में मधु की चाची और उनकी जो बेटी थी वो इनके घर में आती है। जैसे ही वो घर में आती है तो मधु के दादाजी और मधु के जो चाचा हैं वो फटाफट गुस्से में मधु की चाची की तरफ जाते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा पीटने लग जाते हैं। पीटने के बाद में मधु के चाचा उसकी चाची को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा काम करेगी। इतना बोल के वो उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद में जैसा हमें रिया ने बताया कि जो भी मधु के साथ में ये चीजें चल रही थी उसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि मधु की चाची थी। जैसा उन पंडित जी ने बताया कि मधु की चाची ने ही मधु के ऊपर एक काला जादू, एक मारण क्रिया की थी। जब मधु की सगाई हुई तो जो वो लड़के वाले थे वो पहले मधु की जो चाची की लड़की है उसको देखने के लिए आए थे, लेकिन जो मधु की चाची की लड़की है यानी उसकी जो कजन सिस्टर है वो थोड़ी दिखने में अच्छी नहीं है, जो उसका कलर है वो थोड़ा सा डार्क है। इस वजह से वो उस लड़की को पसंद नहीं करते हैं और वो मधु को पसंद करके वो लोग मधु से उसकी सगाई कर देते हैं। ये जो बात है वो मधु की चाची को बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है और मधु की चाची अपने गांव जाकर एक तांत्रिक से मिलती है। उन तांत्रिक से कुछ वो चीज खाने के लेके आती है और वो अपनी बेटी को देकर और मधु को उसी दिन खिला देती है जब मधु अपने स्कूल से, अपने क्लासरूम से उस पीपल के पेड़ के पास में आई थी। उसी के पास में मधु की चाची की लड़की उसको ये चीज खिला देती है और उसी दिन बाद में मधु के ऊपर एक प्रेत आ जाता है जो उसको मारने के लिए आया था, लेकिन उस प्रेत को मधु पसंद आ जाती है। वो उसको मारना तो चाहता था, लेकिन मारने से पहले वो उसके साथ में इंटीमेट होता है, उसके साथ में दरिंदगी करता है। और उसके बाद में वो 2 से 3 दिनों में मधु को मारने वाला था कि सही समय पर जो मधु के दादाजी हैं वो मधु को लेके उन पंडित जी के पास में चले जाते हैं। वो हवन वगैरह करने के बाद में मधु बिल्कुल ठीक हो जाती है, धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाती है। लेकिन उस दिन बाद में मधु के जो चाचा हैं वो मधु की चाची से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और आज तक भी मधु की चाची और मधु की जो चाची की लड़की है वो इनके घर में कभी भी नहीं आई है। आज तक उन्होंने उनके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन जो मधु है आज वो शादीशुदा है, उनके बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हैं, रिया की शादी हो गई है। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये 2009 में मधु के साथ में हुआ था और इस सारी की सारी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, मधु की दोस्त रिया ने हमें सारी जानकारी दी है। मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से शायद आपको स्टोरी सुनने में शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट, मजा नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहता हूँ। लेकिन ये जो स्टोरी थी मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट लगी, इस वजह से मैंने आपके सामने नरेट कर दी है। खैर, अगर आपके परिवार में भी आपको किसी पर्सन पे ऐसी चीजें आपको दिखाई दें तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप फटाफट उसका इलाज करवाने की कोशिश करें। नहीं तो ये चीजें शायद ये बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं और उसके बाद में हो सकता है शायद उस पर्सन की जान भी जा सकती है। मधु की किस्मत अच्छी थी कि भाई उसके दादाजी उसको सही समय पे किसी पंडित जी के पास में ले गए तो उस वजह से उसकी जान बच गई थी। खैर, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपके पास में भी कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी स्टोरियां मेरे पास में आती हैं इनको सिर्फ मैं आपके एंटरटेनमेंट और आपको सीख देने के लिए नरेट करता हूँ। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती है या नहीं होती है, इन चीजों पे मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।